हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम रीट लेवल 1 का जो तीसरी इकाई थी उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट के अंदर हमने दोस्तों हस्तकला के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर आप लोगों के कृषि, पशुपालन और उसके अलावा हस्तकला, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है और उसके अलावा उद्योग और दोस्तों सहकारी समितियां हैं। तो दोस्तों ये दूसरा पार्ट है उसका, उपभोक्ता संरक्षण। ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है एक बार। ठीक है, बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए हुए अपने मेन पॉइंट पर। तो उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसमें क्या क्या जानना है। तो नॉर्मली दोस्तों कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी जानकारी आपको इसके अंदर लेनी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये उपभोक्ता संरक्षण एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो वो एक क्वेश्चन के लिए अपन इसमें मेहनत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इसीलिए 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्योंकि उस दिन क्या पारित हुआ था, आप लोगों के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाए, 15 मार्च को। अब जो नवीनतम जो विधेयक है ना दोस्तों, आप लोगों के जो अपडेटेड वर्जन है वो है 2019 का। ठीक है, तो अपन को दो ही चीजें पढ़नी है। एक तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक विधेयक 2019, एक तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019, और उसके अलावा आपको पढ़ना है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 ये। और उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण की क्या विशेषताएं हैं, उससे क्या लाभ होंगे, उससे क्या नुकसान होंगे, उनकी शिकायतें कहाँ की जाएगी, उपभोक्ता संरक्षण के कर्तव्य क्या हैं, ये सारी जानकारी हमें लेनी है। तो आ जाते हैं दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पर। जुलाई और अगस्त 2019 में संसद में ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया गया। ठीक है, तो अपन उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पढ़ रहे, तो ये पारित कब किया गया, तो जुलाई और अगस्त 2019 में संसद में। ठीक है, यह विधेयक 3 दशकों से भी पुराने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का स्थान लेगा। तो मतलब कि इसने किसका स्थान लिया है, जो अपन पढ़ते हैं ना 24 दिसंबर 1986 वाला, उसका स्थान लेगा 2019 वाला। ठीक है, विधेयक का उद्देश्य, इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ता के विवादों के शीघ्र और प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसी की क्या किसकी स्थापना कर दी दोस्तों, जो भी मतलब उपभोक्ता है, ठीक है, या फिर उसका कोई भी विवाद है, कोई भी आप लोगों के उसका शीघ्र या प्रभावी समाधान करना है, तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की क्या कर दी गई, स्थापना। इस विधेयक का उद्देश्य है ये, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है विधेयक के मुख्य प्रावधान। और सबसे पहले है उपभोक्ता की परिभाषा। तो दोस्तों नॉर्मल उपभोक्ता की परिभाषा क्या होती है, तुम समझो। जैसे कि आप हो, ये आप हो, ये क्या हो, आप हो। जैसे कि ये ए आप हो और ये बी दुकानदार हैं। आप गए दुकान पर, दुकान में आपने पैसे दिए और पैसे दे के सामान ले लिया। आप क्या हो दोस्तों, कंज्यूमर। आप क्या हो, कंज्यूमर। हाँ, कि कस्टमर। बताओ भाई, कंज्यूमर हो या कस्टमर हो, तो आप कस्टमर हो। तो आप उपभोक्ता हो, क्या हो, उपभोक्ता। क्या हो आप, उपभोक्ता। मतलब कि आपने वस्तु देकर सेवा ली, आपने क्या ली, वस्तु ले देकर सेवा ली, और आप ही क्या, उपभोक्ता। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट आता है जिसे याद रखना। जैसे कि आपने क्या, आपने किसी दुकानदार से इस उद्देश्य से, जैसे कि ये आप हो, आपने ये दुकानदार से इस उद्देश्य से वस्तुएं ली कि आपको ले जाकर उसे बेचनी है, तो आप उपभोक्ता नहीं हो। फिर जो आपसे खरीदेगा वो उपभोक्ता होगा, ये बात ध्यान रखना। ये इस परिभाषा में कहा गया इस विधेयक के अंदर। तो इस विधेयक में देखो, नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा नहीं। ये लो, इस विधेयक में उपभोक्ता को परिभाषित करते हुए कहा गया कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो मूल्य देकर कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। देखो, जो मूल्य देकर कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है,
ठीक है। जैसे दुकान से सामान लेकर आ गए तो उपभोक्ता हो गए। जैसे आप बस में बैठ के, किस में बैठे, बस में, पैसा देकर आपने टिकट लिया, आपने सेवा प्राप्त की, आप आराम से गए, ठीक है। अस्पताल में आप डॉक्टर को दिखा कर गए पैसे से, तो वो उस भी सेवा प्राप्त करना हो जाएगा। ओके। उसके बाद अगला, परंतु यदि कोई व्यक्ति ये फिर से बेचने के लिए अथवा वाणिज्य उद्देश्य से यानी बिजनेस के उद्देश्य से कोई वस्तु अथवा सेवा हस्तगत करता है, लेता है, तो वह व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। इस विधेयक में सभी प्रकार के लेन देन को शामिल किया गया है। जैसे ऑफलाइन, ऑनलाइन, टेली, शॉपिंग, बहुस्तरीय विपणन अथवा प्रत्यक्ष विक्रय, है ना, अलग अलग प्रकार से खरीदना बेचना, है ना। अब अगला है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन। ये मैंने बोला था आप लोगों को, ऊपर बताया था, ये वाला पॉइंट ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन, जो भी उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए। तो इस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण इस विधेयक यानी 2019 के विधेयक, इस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए का गठन करेगी। कौन से विधेयक? 2019 के विधेयक के अनुसार आप लोगों के सरकार यानी कि गवर्नमेंट, केंद्र सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए का क्या करेगी? गठन करेगी। भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना, यदि कोई भी झूठे या भ्रामक विज्ञापन कर दिखाता है तो आप लोगों के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए वह आप लोगों के, है ना, मतलब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या करेगी? निर्माता जो भी उसका निर्माण कर रहा है उस भ्रामक विज्ञापन का या जो प्रचार कर रहा है को 10 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड व 2 वर्षों तक की कारावास सजा दे सकती है। मतलब कोई झूठी खबरें दिखा रहा है, उपभोक्ता से संबंधित गलत चीजें, सामान कुछ और बेच रहा है और दिखा कुछ और रहा है, तो ऐसे में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण मतलब कि निर्माता व प्रचारक को 10 लाख रुपए तक का या तो आर्थिक दंड या 2 वर्षों की कारावास दे सकती है। ये नॉर्मल बात है। यदि कोई निर्माता अथवा प्रचारकर्ता ऐसा अपराध दोबारा करता है तो उस पर 50 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड व 5 साल के कारावास की सजा। मतलब कि एक बार में नहीं माना तो फिर खतरनाक मामला है। 10 लाख के 50 लाख लेंगे और 2 साल की जगह 5 साल जेल में डाल देंगे। क्लियर। अगला, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो दोस्तों ये एक और है आप लोगों के पॉइंट, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो इसके अंदर क्या होगा? विधेयक में एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। मतलब कि आप लोगों के 2019 के विधेयक में एक तो आप लोगों के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का और उसके अलावा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का। तो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग विधेयक में एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी CDRC के गठन का प्रावधान किया गया है। यह आयोग जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। तो मतलब उपभोक्ताओं के विवाद को लेकर निवारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जो कि जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। एक उपभोक्ता सीधे उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है। CDRC का अधिकार क्षेत्र, ये 3 अधिकार क्षेत्र है दोस्तों CDRC का। तो सबसे पहले जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर ऐसा बोला गया है। तो लेकिन जिला स्तर पर आप लोग शिकायत कब करोगे? जब आपकी सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से कम हो। ठीक है। CDRC उन शिकायतों को देखेगा जहां वस्तु और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। तो सीधी सी बात है, जिला स्तर पर 1 करोड़ से जो कम का मामला है उसे देखा जाएगा। राज्य स्तर पर 1 करोड़ से तो अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम रुपए का जो मामला है, सेवाओं का जो मूल्य है उस वाले मामले को देखा जाएगा राज्य स्तर पर। और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य वाली शिकायतों को देखा जाएगा। मतलब किसी के साथ 10 करोड़ रुपए तक की ठगी हुई है तो सेंटर लेवल पर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक कोई मामला घपला हुआ है तो राज्य स्तर पर, 1 करोड़ से कम तो जिला स्तर पर। क्लियर। अब आते हैं आप लोगों के जो कि इतिहास है उपभोक्ता संरक्षण। 1986 अपन ने देखा है, उसका स्थान अभी 2019 ने ले लिया है। तो इसका इतिहास देखेंगे 1986 का। आ जाइए। तो उपभोक्ता नीतियों के विकास के इतिहास में 9 अप्रैल 1985 का दिन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। कौन सा दिन? 9 अप्रैल 1985 का दिन काफी महत्वपूर्ण। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी थी
औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास की गति के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तन ने भारत में उपभोक्ता आंदोलन के नए स्वरूप की नींव डाली। यहाँ तक तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नींव डाली। यहाँ उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1904 में शुरू हुआ। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, महाराष्ट्र में हुई। कब हुई? 1904 में। महाराष्ट्र में 1904 में उपभोक्ता आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत। स्वतंत्र भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ का श्रेय तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाता है। स्वतंत्र भारत में तो मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाता है, और उससे पहले आप लोगों के जाता है महाराष्ट्र को, जो कि 1904 में आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। अब याद रखना, मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाता है क्योंकि उन्होंने वर्ष 1949 में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की। तो देखो, मद्रास के मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी ने क्या किया? उपभोक्ता संरक्षण परिषद की क्या कर दी? स्थापना कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उपभोक्ता को राहत देने के लिए एमआरटीपी कमीशन 1969, देखो क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने क्या किया? उपभोक्ता को राहत देने के लिए एमआरटीपी कमीशन 1969, ये थोड़ा अलग, यहाँ से मामला अलग है ना। तो उपभोक्ता को राहत देने के लिए एक कमीशन बनाया गया, एमआरटीपी कमीशन 1969। नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम 1976 आदि कुछ विशेष कर नहीं पा रहे थे। मतलब कि आप लोगों के आपने देखा कि सबसे पहले तो महाराष्ट्र हो गया 1904 के अंदर, है ना, आंदोलन हुआ। उसके बाद मद्रास राज्य है, उसके बाद कौन सा राज्य है? मद्रास राज्य, जहाँ के मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये उन्होंने 1949 में उपभोक्ता के हित के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की। उपभोक्ता को राहत देने के लिए कुछ कमीशन बनाए गए थे, जैसे कि एक कमीशन था एमआरटीपी कमीशन 1969, और एक था नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम, तो ये 1976। ये कुछ विशेष नहीं कर पा रहे थे, इनसे ज़्यादा उपभोक्ताओं पर प्रभाव नहीं पड़ पा रहा था, तो इसी को ध्यान में रखकर, अब यहाँ से याद रखना, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया। तभी से 24 दिसंबर का दिन उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसने उपभोक्ताओं के अधिकारों के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की, और जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। अब आप लोगों के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की संक्षिप्त जानकारी दे रखी है ना, तो ये देख लेंगे अपन। 2019 वाला पढ़ के आ रहे हैं, अब 1986 वाला पढ़ रहे हैं। उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने तथा उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बनाया गया है। सीधी सी बात है यार, उपभोक्ताओं के जो भी हित हैं उनको बचाया जा सके, उनके अधिकारों को बढ़ावा मिले, इसीलिए इस अधिनियम को बनाया गया है। यह अधिनियम सामाजिक आर्थिक विधान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। बिल्कुल निस्संदेह यह देश में अलग अलग तरह का कानून है जो दोषपूर्ण सामान और त्रुटिपूर्ण सेवाओं के खिलाफ आम उपभोक्ताओं के हितों की क्या करता है? रक्षा करने में सक्षम है। सही बात है, जैसे कि कुल मिला के आपको कोई गलत सामान दे दिया गया है, कोई सेवा अच्छे से नहीं दी गई है, आपने जबकि उसका मूल्य दिया है, तो ये आप शिकायत कर सकते हो, ये आपका बचाव करता है यह अधिनियम, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है आप लोगों के तीसरा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता सीमित समय सीमा के अंदर विवादों के शीघ्र और सस्ते निपटने की व्यवस्था है। मतलब कि जितना जल्दी हो सके वो उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता विवाद निपटारा कर देता है इसका, है ना। तो इसलिए ये जल्दी निपटारा इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और जबकि सिविल न्यायालय के मुकदमे महंगे होते हैं और समय भी अधिक लगता है, हाँ, जैसे कि कोई केस वेस हो जाता है तो बहुत पैसा लगता है और बहुत टाइम भी लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सीमित समय के अंदर विवादों का शीघ्र और सस्ते में निपटारा हो जाता है। अगला, इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्रीय, राज्य, जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना तथा उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। बिल्कुल, कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय निवारण तंत्र। कैसे? सबसे ये ऐसे त्रिस्तरीय, सबसे पहले तो जिला लेवल पर,
फिर राज्य लेवल पर, फिर राष्ट्रीय लेवल पर, केंद्र लेवल पर, तो त्रिस्तरीय हो गया ना। उसके बाद इनको जिला उपभोक्ता मंच, प्रादेशिक आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को, जो ये जिला स्तर के है ना, तो जिला उपभोग मंच, प्रादेशिक आयोग व राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि जिला उपभोक्ता मंच हो गया जिला स्तर पर, और राज्य स्तर पर प्रादेशिक आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। अब उन सबसे पहले जाना कि अधिनियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, अब देख रहे हैं इनकी विशेषताएं क्या है। तो देखो विशेषताएं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषताएं। पहली, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मुख्य उद्देश्य से उपभोक्ता को दोषपूर्ण सामग्री, असंतोषजनक अथवा त्रुटिपूर्ण सेवा, अनुचित व्यापारिक व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। मतलब गलत के खिलाफ जो भी है उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, है ना। केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर इसके दायरे में समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं आती है। मतलब कि कुछ विशेष अनुसूचित वस्तुएं एवं सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी की सारी आप लोगों के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आती है। तीसरा, भौगोलिक स्तर पर जम्मू कश्मीर के अलावा यह अधिनियम पूरे देश में समान रूप से लागू होता है। मतलब कि भौगोलिक स्तर पर छोड़ दो तो जम्मू कश्मीर के अलावा यह अधिनियम पूरे देश में समान रूप से लागू होता है। वैसे तो 2000 वहाँ पर भी अब तो लगभग मामला सही हो चुका है ना। मैं इसे आप लोगों को बाद में अपडेट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, है ना। तो भौगोलिक स्तर पर जम्मू कश्मीर के अलावा यह अधिनियम पूरे देश में समान रूप से लागू होता है। अगला, यह अत्यंत नवीन और प्रगतिशील समाज कल्याण कानून है। ओके, इस अधिनियम से उपभोक्ता आंदोलन शक्तिशाली बनाए। बिल्कुल, यह एकमात्र कानून है जो सीधे बाजार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तथा इसमें उत्पन्न शिकायतों का निवारण करने में सक्षम है। इसकी विभिन्न व्यवस्थाएं अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली हैं। सही है ना। उसके बाद उपभोक्ता के अधिकार। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए। जो भी आपका अधिनियम इसके अंदर अधिकार, जैसे कि सबसे पहला है आप लोगों के सुरक्षा का अधिकारी। ऐसी वस्तुएं जो जीवन व संपत्ति के लिए खतरनाक है उनके निवारण व विपणन के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार प्रदान किए गए। हाँ, कुछ वस्तुएं जो जीवन व संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकती है उसके लिए सुरक्षा दी गई है। सूचना का अधिकार, इसके अंतर्गत वस्तुओं, सूचना का अधिकार, इसके अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मानक, माप, मूल्य, शुद्धता आदि के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे उपभोक्ता अनुचित व्यापार प्रक्रिया से सुरक्षित रह सकें। जैसे कि आप मिठाई खरीदने के लिए किसी दुकान पर गए तो आपको पता होना चाहिए कि मिठाई के अंदर क्वालिटी कैसी, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हो, आप ले सकते हो। अगर पता चला उसमें मिलावट है तो फिर आप शिकायत कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ज़्यादातर मिलावट होती भी है ना, घी में हो जाती है मिलावट। ओके, अगला, चयन का अधिकार। उपभोक्ता, तीसरा है चयन का अधिकार। उपभोक्ता को वस्तुओं की अलग अलग किस्मों की प्रतियोगी मूल्य पर चयन करने का अधिकार है। एक ही प्रकार की सामग्री दिखाकर उसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप कहीं सामान लेने गए हो तो आप 2 3 4 वैरायटी देख सकते हो, भाई ये वाली बताओ, ये वाली बताओ और ये वाली बताओ। चयन का अधिकार है ना। उससे यूँ नहीं बोल सकते नहीं नहीं सिर्फ यही लो आप, तो वो गलत होगा। वो उसका अधिकार का हनन हो जाएगा, चयन के अधिकार का। लेकिन किसी के पास एक ही वस्तु हो तो वो कर भी क्या सकता है, फिर तो वो एक ही दिखाएगा। लेकिन किसी के पास एक ही वैरायटी की 4 5 चीज़ें हो तो वो 4 5 चीज़ें दिखाना चाहिए, क्योंकि उसके चयन का भी क्या अधिकार है। उसके बाद है दोस्तों सुनवाई का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता की शिकायत को जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सुनवाई का अधिकार है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सुनवाई करना चाहे तो जिला और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सुनवाई कर सकता है। अगला, शिकायत के समाधान का अधिकार। उपभोक्ता, ये अगला है शिकायत का समाधान का अधिकार। उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं के प्रयोग तथा लाभ व हानि के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार है। तो सही बात है, अगर जो भी वस्तु सेवाओं का प्रयोग चल रहा है, क्या लाभ है क्या हानि है, उन सब की जानकारी करने का और शिकायत के समाधान का अधिकार है उपभोक्ता को। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं के प्रयोग तथा लाभ हानि के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार। जैसे कि बाजार में किसी भी चीज़ का मूल्य कितना है, तेल का भाव कितना चल रहा है आप लोगों के, है ना, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के, उन सब का भाव क्या चल रहा है, शक्कर का क्या चल रहा है, तो उन सबको जानने का अधिकार है। अगला, दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा में कमी की परिभाषा। मतलब कि उपभोक्ता संरक्षण ने उन सबको बता के रखा है कि दोषपूर्ण वस्तु कौन सी होगी। आप ले देकर कोई सी भी चीज़ की शिकायत कर दो, वो भी नहीं। तो वो दोषपूर्ण वस्तु और वस्तु का आशय क्या है वो बताया गया है। तो सबसे पहले तो पहला दोषपूर्ण वस्तु, जैसे कि तत्कालीन नियम, विनिमय एवं कानून के अंतर्गत वस्तुओं की गुणवत्ता। सबसे पहले तो गुणवत्ता, माप,
असर, शुद्धता या मापदंडों में त्रुटि या अपूर्णता अथवा कमी जो विक्रेता द्वारा किए गए दावे के अनुसार नहीं है, वस्तु अथवा सामग्री में दोष माने जाते हैं। इसमें दोष माने जाते हैं, वस्तु अथवा सामग्री में दोष माने जाते हैं। वापस पढ़ लो दोस्तों, नियम के अंतर्गत वस्तुओं की गुणवत्ता, माप, असर, शुद्धता या मापदंडों में त्रुटि या अपूर्णता अथवा कमी जो विक्रेता द्वारा किए गए दावे के अनुसार जो किसी विक्रेता के दावे के अनुसार नहीं है, तो वस्तु अथवा सामग्री में दोष माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल नॉर्मल, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इतना सा याद रख लेना आपको। दोषपूर्ण वस्तु में जो तत्कालीन नियम या विनियम या कानून के अंतर्गत वस्तुओं की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, माप है, असर है, शुद्धता तथा मापदंडों में त्रुटि, अगर इनमें त्रुटि पाई जाती है और कमी पाई जाती है, जो विक्रेता के अगर इनके विक्रेता ने दावा किया और नहीं है, विक्रेता ने इसका दावा किया और नहीं है, तो वस्तु अथवा सामग्री में दोष माने जाते हैं। तो अनुसार नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए था ना, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। आपको इतना देखना कि उसके अंदर इन सब में गलत हुआ तो वस्तु अथवा सामग्री में दोष माने जाएंगे। ठीक है, ओके, वही दोषपूर्ण वस्तु होगी। उसके बाद है वस्तु का आशय। तो कोई भी चल संपत्ति, करेंसी को छोड़कर, करेंसी जो आपके पास पैसा है, कोई भी चल संपत्ति है, इसमें माल अथवा शेयर, उगी हुई फसल, घास या ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई है जिन्हें बिक्री या बिक्री अनुबंधन से पहले काटा जा सकता है। कोई भी चल संपत्ति, करेंसी को छोड़कर इसमें बहुत सारी चीज़, इसमें माल आ जाएगा, ठीक है, अथवा शेयर, उगी हुई फसल, घास या ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई अथवा जिन्हें बिक्री या बिक्री अनुबंध से पहले हटाया काटा जा सकता है, वह सब वस्तुएं इसके अंदर आ जाएगी। सेवा, सेवा से तात्पर्य है, सेवा से क्या तात्पर्य? सेवा से तात्पर्य किसी प्रकार की सेवा से है, किसी भी प्रकार की सेवा से जो उसके संभावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत बैंकिंग हो गया, बैंक में गए और आपके साथ समस्या रही, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, गृह निर्माण हो गया, रेलवे, बिजली, मनोरंजन, टेलीफोन, चिकित्सा आदि सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित। किंतु इसके अंतर्गत निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा किया जाना नहीं है। हाँ, कोई फ्री में यात्रा कर रहा हो, निःशुल्क सेवा से मिल रही है तो वो नहीं कर सकता। अगला, उपभोक्ता शोषण के कारण। तो उपभोक्ता शोषण का कारण क्या है? मांग एवं पूर्ति में असंतुलन, मतलब कि आप लोगों की डिमांड एंड सप्लाई में असंतुलन है। ठीक है, मांग एवं पूर्ति में क्या है? असंतुलन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मांग है 500 की और पहुँच रहा है 400, तो वो फिर असंतुलन हो जाता है। जनसंख्या ज़्यादा होती है तो मांग एवं पूर्ति में संतुलन वैसे देखने को मिलता ही रहता है। दूसरा है आप लोगों के एकाधिकार। हाँ, जैसे कि किसी भी चीज़ पर यदि एकाधिकार हो तो फिर वहाँ पर भी मामला गड़बड़ होता है ना। उसके बाद अशिक्षा, अगर एजुकेशन नहीं होता है तो भी आप लोग उसका शिकार हो जाते हो शोषण का। उपभोक्ता की उदासीनता, उपभोक्ता खुद उदासीन होता है, वो खुद ही नहीं चाहता कि शिकायत करे। उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण, ये सब किसके कारण है? उपभोक्ता शोषण के कारण। अब उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है? जैसे कि आप एक उपभोक्ता हो, आपका कर्तव्य क्या है? तो माल करने से पूर्व वस्तुओं व सेवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। जैसे आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो उससे पहले आप उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लो। दूसरा, उपभोक्ता को कार्य करते समय IMI, एग मार्क, FPO आदि मानक एवं प्रमाणन की मोहर लगे उत्पादों को प्राथमिकता देना। सही बात है। जैसे आप दुकान पर खरीदने गए ना, तो उन ही चीज़ों को खरीदो जिसके पीछे IMO लिखा हो या FPO लिखा हुआ हो, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए मार्क है जो शुद्धता को प्रमाणित करते हैं और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ों को दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद है जिन वस्तुओं के लिए, तीसरा, जिन वस्तुओं के लिए राज्य नियमों द्वारा मूल्य निर्धारित है या व्यापारी ने मूल्य सूची जारी की है तो उससे अधिक मूल्य नहीं देना। सही बात है यार, गवर्नमेंट ने जिनके लिए नियम जारी करके रखे हैं कि 40 रुपये किलो ही शक्कर लेनी है, 100 रुपये किलो ही तेल खरीदना है, तो उससे अधिक मूल्य नहीं देना चाहिए इंसान को, और लेता है तो फिर आप शिकायत कर दो। उसके बाद आप लोगों के वस्तु के विज्ञापन में बताई गई विशेषताओं का यथार्थ स्थिति में मिलान कर तथा गारंटी वारंटी की शर्तों को ठीक से समझकर माल को लेना चाहिए। सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु, इसका मतलब यह है जैसे कि विज्ञापन में बता के रखा है 20 रुपये का ये चीज़ है और वो ले रहा है 30 रुपये, तो दोस्तों फिर वो मामला गलत है, ध्यान रखना है।
अगला, सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों, नियमों, जानकारी से अपने आप को, परिवार व समुदाय को शिक्षित करना। मतलब अपन को पता होना चाहिए सरकार ने उपभोक्ता से संबंधित क्या क्या कानून बना के रखे हैं। अगला, शोषण व न्याय के विरुद्ध उपभोक्ता संगठन की जानकारी देना व समक्ष अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करना। यदि आपके साथ गलत होता है, शोषण होता है, तो आप उपभोक्ता संगठनों को क्या दो, जानकारी, और क्या करो, शिकायत। शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? तो निम्नलिखित द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है कोई भी उपभोक्ता जिसके साथ कुछ मामला गड़बड़ हुआ हो। पंजीकृत स्वैच्छिक एक उपभोक्ता संगठन भी, कोई उपभोक्ता संगठन भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक या एक से अधिक उपभोक्ता जिनके उभयनिष्ठ उद्देश्य, एक जैसे उद्देश्य हो। जैसे कि एक दुकान से एक माल लेकर आया कोई सा भी, उसमें गड़बड़ पाई, दूसरा वही उसी दुकान से लेकर आया, उसी तीसरा, तो एक ही उद्देश्य को लेकर यदि हो तो उसका भी शिकायत कर सकते हो। अगला, उसके बाद है शिकायत किसी व्यापारी के अनुचित अथवा प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार का पालन किया हो, है ना। मतलब कि जो कोई प्रतिबंध और अनुचित व्यवहार का पालन किया गया हो, जो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करके रखी हो। अगला, ऐसी सेवाएं जो प्राप्त की गई हो अथवा जिन्हें प्राप्त करने के लिए सहमति बनी हो किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा अपर्याप्तता से ग्रस्त हो। मतलब कि किसी के बारे में अपन कोई सामान लेना है लेकिन वो सामान उस लायक नहीं है, उसके अंदर गड़बड़ी है, तो उसके लिए भी। उसके बाद अगला है तत्कालीन प्रभावी कानूनों का उल्लंघन कर के ऐसी वस्तु जो आम जन जीवन और सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो, बिना समय प्रयुक्त सामग्री की जानकारी, प्रयोग विधि व प्रभाव के विषय में सूचना दी। जैसे कि कोई जिसकी डेट खत्म हो चुकी हो कोई चीज़ फिर भी बेच रहा हो तो वो खतरनाक होती है। शिकायत कहाँ दर्ज कराएं? तो शिकायत आप लोगों के जिला उपभोक्ता फोरम लेकर आप जिला उपभोक्ता फोरम लेना पड़ेगा, और 20 लाख रुपए तक के दावे के लिए आप जिला उपभोक्ता फोरम ले सकते हो। कितने लाख रुपए तक के? 20 लाख रुपए तक के दावे के लिए। राज्य आयोग, तो 20 लाख रुपए से 1 करोड़ के दावे के लिए राज्य आयोग में आप कर सकते हो, और राष्ट्रीय आयोग के लिए 1 करोड़ से ऊपर के दावे के लिए। अब ये सब आपको कितने रुपए शुल्क लगेगा? जैसे कि 1 लाख रुपए तक के लिए 100 रुपये का शुल्क लगेगा, 1 लाख से 5 लाख के बीच के लिए 200 रुपये का शुल्क लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच के लिए 400 रुपये का शुल्क लगेगा। फॉर्म भरना पड़ेगा ना। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के लिए 500 रुपये का, क्योंकि फॉर्म भरना पड़ता है। उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज कराने के लिए अनिवार्य बातें, जैसे कि शिकायतकर्ता का पूरा नाम और पूरा पता। जिसने शिकायत की, जैसे मैं शिकायत कर रहा हूँ तो मेरा पूरा नाम और पूरा पता। जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही है उसका पूरा नाम, वो पूरा पता, उसका नाम और वो पूरा पता। शिकायत के बारे में संपूर्ण तथ्य क्या है, किस मामले को लेकर शिकायत कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों के आरोपों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज आदि यदि कोई हो, ठीक है। यदि कोई समर्थन में आवश्यक कोई, क्योंकि सीधी सी बात है ना कुछ सबूत तो होना चाहिए ना, सबूत पेश करना है। शिकायतकर्ता की अपनी शिकायत के निवारण के रूप में किस प्रकार की राहत चाहता है, वो है ना, क्या चाहिए भाई उसको, अब है ना, मामले के लिए। अगला, शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता के अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। तो खुद के हस्ताक्षर हो और किसी और अधिकृत व्यक्ति के क्या हो, हस्ताक्षर। उपभोक्ता न्यायालय द्वारा दी जाने वाली राहत, वस्तुओं में मौजूद दोष को दूर करा देना, ठीक है। वो क्या करेगी भाई, अब शिकायत करिए तो अगर कोई दोष मिला तो उसे दूर करा देगी। खराब वस्तुओं के बदले नई वस्तु दिलवा देगी। दोषपूर्ण सामग्री के बदले में अदा की गई कीमत को वापस दिलवाना। जो दोषपूर्ण सामग्री दी गई है या तो आप पैसा ले लो या फिर वस्तु ले लो। खतरनाक वस्तु की बिक्री पर रोक लगा देगी, ओके। उसके अलावा भ्रामक विज्ञापन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए नए सिरे से संशोधित विज्ञापन देना। वो बोलेगी अब नया विज्ञापन जारी करो यदि कोई ये विज्ञापन गलत था तो। पीड़ित व्यक्ति को समुचित राशि दिलवाने की व्यवस्था करेगी। पीड़ित व्यक्ति को संतुष्टि के लिए समुचित राशि दिलवाने की भी क्या करती है, व्यवस्था। ये काम है उपभोक्ता न्यायालय का। तो दोस्तों यह है उपभोक्ता संरक्षण आप लोगों के। इसके अंदर ले दे के ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को आप लोगों का अधिनियम पारित हुआ, और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। अब याद रखना इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ी है। एक तो मतलब उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 के बारे में जो भी जानकारी है वो, और एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में उसका इतिहास जाना है, और उसको अपडेट कर दिया गया है। अब तो ये 2019 ही है, सारा मामला 2019 का ही है ना, ठीक है, ओके।
तो अब मतलब कि स्थान इसी ने ले लिया है 2019 वाले ने। तो अब कहाँ क्या रीज़न है, क्यों, क्या कारण है, क्या उपाय है आप लोगों के, किसके पास शिकायत कर सकते हैं, हर एक चीज़ अपन ने पढ़ी है। तो दोस्तों आई होप आधा घंटा हो चुका है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया तो बाहर नहीं जाएगा इस आधे घंटे में। मेहनत करिए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर कर देना जो रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं। और कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी का धन्यवाद। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देकर ज़रूर जाना कि सबसे पहले आज़ादी के बाद भारत के अंदर उपभोक्ता से संबंधित जानकारी किस राज्य में मिलती है ना? किस राज्य के अंदर मिलती है? आज़ादी के बाद किसने उपभोक्ता को लेकर कार्य किया? ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद आप सभी का।